हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम संविधान के मौलिक अधिकार पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। मूल संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार अर्थात आर्टिकल 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार माना गया और उसे आर्टिकल 300 का में रखा गया। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार से जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अर्थात यूएसए से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अर्थात आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार लिए गए हैं अर्थात आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। नंबर 3, इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अर्थात अनुच्छेद 352 के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब आपातकाल होता है अर्थात आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। नंबर 4, मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 या 1978 दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि यह लगभग दोनों के बीच में इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के 300 का या ए के अंतर्गत कानून अधिकार के रूप में रखा गया। अब दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, समता या समानता का अधिकार अर्थात आर्टिकल 14 अनुच्छेद से 18 तक समता या समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो दोस्तों, याद रखना है कि समानता का अधिकार कहाँ से किस आर्टिकल तक है, तो 14 से 18 तक है। और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक और समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। अब आता है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। तो दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक है। तो आपको याद रखना है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 29 से 30 तक है अर्थात दोनों में यह संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के संबंधित प्रावधान है। अगला है संवैधानिक अधिकार, यह आर्टिकल 32 में है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो संवैधानिक अधिकार है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32 में है। अब आते हैं दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा।
तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि या कानून के समक्ष सभी को समान माना जाएगा और राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। यह आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है दोस्तों कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 यह कहता है दोस्तों कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है दोस्तों? 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। यह आर्टिकल 16 दोस्तों आरक्षण की कुछ पॉइंट लेकर चलता है। लोक नियोजन के विषय अर्थात जो भी लोक कल्याण के नियोजन के विषय रहते हैं उसमें सभी को समानता का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन अपवाद स्वरूप उन्होंने कहा है कि एससी और एसटी व ओबीसी को विशेष प्रकार का दर्जा दिया जाएगा। अर्थात यह आरक्षण के मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 17। यह अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इससे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता अर्थात दोस्तों छुआछूत, जैसे कि छुआछूत आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत के रूप में अभी भी है, लेकिन सरकार का यह निवेदन है कि छुआछूत ना किया जाए और सभी को समान रूप से देखा जाए, वरना इसके लिए सरकार ने दंडनीय अपराध घोषित किया है अस्पृश्यता को। तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, अर्थात इसमें जो भी अंग्रेजों सरकार द्वारा या किसी भी ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत किया गया है, अर्थात किसी को भी उपाधि नहीं दी जाएगी। अंत सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। अर्थात सेना के जो सम्मान होते हैं जैसे पद्मश्री, परमवीर चक्र, इस प्रकार के जो सम्मान रहते हैं उनको छोड़कर किसी भी उपाधि से अलंकृत किसी व्यक्ति को नहीं किया जाएगा। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको इस बात को याद रखना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में जाता है और उसे उपाधि दी जाती है तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के देश के राष्ट्रपति से उसको अनुमति लेनी होगी, तभी वो उस उपाधि को ग्रहण कर सकता है। दोस्तों अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 19 के बारे में चर्चा करेंगे। 19 में मूल अधिकार में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है और इनमें से एक 19F को हटाकर अब केवल 6 बचे हैं। देखते हैं दोस्तों, 19A में बोलने की स्वतंत्रता है, अर्थात व्यक्ति को अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता 19A में दी गई है, अर्थात व्यक्ति बोल सकता है, इसकी उसे स्वतंत्रता है। अब आर्टिकल 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों की एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। अर्थात दोस्तों 19B कहता है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के लिए एकत्रित हो सकते हैं व्यक्ति और सभा करने की उनको स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19C कहता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो अनेक व्यक्ति मिलकर एक संघ का निर्माण कर सकते हैं। 19D कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, अर्थात व्यक्ति अपने देश के किसी भी कोने में जा सकता है
और वहां से विभिन्न गतिविधियां संचालित कर पुनः आ भी सकता है। तो आवागमन की स्वतंत्रता आर्टिकल 19D में दी गई है। 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। दोस्तों, आर्टिकल 19E कहता है कि व्यक्ति भारत या किसी अन्य देश का व्यक्ति उस देश में दी गए संविधान के आधार पर देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। इसमें दोस्तों अपवाद जम्मू कश्मीर है, लेकिन धारा 370 अब वर्तमान में हटा दी गई है, इसलिए इसमें अपवाद कोई भी नहीं है। हम जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी निवास रह या बस सकते हैं। आर्टिकल 19F यह संपत्ति का अधिकार है जिसे आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया है और 300 के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, 19F में भी संपत्ति के अधिकार को वर्णित किया गया है। अब आते हैं 19G, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो आपको दोस्तों स्वतंत्रता है कि आप किसी भी व्यापार को अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं और अपनी जीविकापार्जन कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता सरकार या कानून द्वारा दी गई है। नोट, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल से है, तो आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे 19A, 19B, 19C, 19D। तो आपको सही टिक लगाना है 19A में। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि अपराधों के लिए संरक्षण सिद्धि किस आर्टिकल से है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है, एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। नंबर 2 है अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तो व्यक्ति को अपराध करने के समय जो कानून चल रहा था उसी के तहत उसे सजा मिलेगी, ना कि पूर्व और बाद के कानून के तहत उसे सजा मिलेगी। अगला है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 क्या कहता है? 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। आर्टिकल 21 का में क्या कहा गया दोस्तों कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत लाया गया था। तो आपको याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्यता शिक्षा दिलाना यह किस आर्टिकल के तहत लाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 काम में रखा गया। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। देखते हैं दोस्तों, नंबर 1, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। कोई भी व्यक्ति को जब किसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति का अधिकार है कि वह उनसे पूछ सकता है कि हमें हिरासत में किस कारण से लिया जा रहा है। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर
24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 24 घंटे में उस व्यक्ति को दंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नंबर 3 दोस्तों, उसे अपने संसद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, उस व्यक्ति को अपने अनुसार किसी भी वकील को चुनने का अधिकार होगा। तो आज हमने दोस्तों संविधान के मूल अधिकार पार्ट 2 के बारे में चर्चा की। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपसे निवेदन ही है कि सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और पसंद करें। और मैं आपको अपना 100% देने का प्रयास करूंगा ताकि आप अच्छे से विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी सरलता से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।